नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन रीट साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट ले रहे हैं। 4 टेस्ट मैं पहले ही ले चुका हूं। अगर आपको वो टेस्ट देने हैं, नहीं दिए हैं आपने वो टेस्ट, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीट साइकोलॉजी टेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां जाकर के आप उन टेस्ट को दे सकते हो। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा टेस्ट का, वो रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम और वातावरण है, उसके ऊपर आधारित जो है 30 प्रश्न साथियों लिए गए हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया 30 के 30 प्रश्न हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करना है और लास्ट में बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। जो क्वेश्चंस का स्तर है वो बिल्कुल क्वेश्चन किस प्रकार के साथियों, अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो बढ़िया स्तर के प्रश्न हैं। ईजी भी हैं लेकिन बढ़िया स्तर के भी हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एग्जाम में ही बैठे हो। तो बिल्कुल टेस्ट को पूरा दीजिए। और छठे टेस्ट का जो टॉपिक है वो मैं आपको इस वीडियो के बीच में या लास्ट में बता दूंगा। ठीक है साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और अपना पहला जो प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है कि व्यक्ति के विकास पर असर दिखाने वाला भौतिक तत्व है। 1 उसके पलने का परिवेश, 2 उसके रिश्तेदार, 3 मीडिया, 4 धार्मिक प्रचार। तो व्यक्ति के विकास पर असर दिखाने वाला भौतिक तत्व जो है वो है उसके पलने का परिवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर इसका रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा है, वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन किसका है? डगलस व हॉलैंड का, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ का, तीसरा है वुल्फ एवं वुल्फ का, और चौथा ऑप्शन है हरलॉक का। तो ये जो कथन है साथियों, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आप लोग सही करिएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। साथियों, अगला अपना प्रश्न है, आनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में खालिस्तान के समय से शुरू होती है। 1 विद्यालय, 2 गर्भधारण, 3 परिपक्वता, या 4 शैशवावस्था। देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा इसका उत्तर रहेगा। आनुवांशिकता की जो भूमिका है वो व्यक्ति के जीवन में कब से शुरू होती है? तो देखिएगा, जब गर्भधारण हो जाता है, माँ के पेट में बच्चा जब विकसित होने लगता है, गर्भधारण के समय ही आनुवांशिकता की भूमिका व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है, कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है या मादा? ऑप्शन नंबर 1 वाई गुणसूत्र, दूसरा सी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर 3 है एक्स गुणसूत्र, या ऑप्शन नंबर 4 है एल गुणसूत्र। अब साथियों, आप लोग जानते हो कि एक्स वाई गुणसूत्र जब मिलते हैं उसका मतलब होगा आपका कि लड़का पैदा होगा या नर पैदा होगा, एक्स वाई गुणसूत्र। और वाई गुणसूत्र के लिए जिम्मेदार कौन है? पुरुष जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई गुणसूत्र जो है वो ये बताता है कि लड़का होगा या लड़की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है, 5वां प्रश्न, वंशानुगत कारक बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं। शैशवावस्था से, गर्भावस्था से, 3 प्रारंभिक वर्ष से, या बाल्यावस्था से। तो इसका जो ठीक उत्तर रहेगा वो साथियों क्या रहेगा? वंशानुगत कारक जो हैं वो कब से बच्चे को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? पहले वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी गलत होगा, इसका बिल्कुल सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही रहेगा, गर्भावस्था से। ठीक है, वंशानुगत जो कारक है वो गर्भावस्था से ही बच्चे को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अगला अपना छठा प्रश्न है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? पृथक्करण, प्रभुत्व, प्रतिगमन, या विविधता। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर रहेगा साथियों वो क्या रहेगा? विविधता। ठीक है, या व्यक्तिगत विभिन्नता भी इसको बोलते हैं। विविधता का जो नियम है उसकी वजह से ऐसा होता है। अब पिछले टेस्ट में कुछ प्रतिगमन से संबंधित प्रश्न था। वो प्रश्न क्या था कि माता पिता से विपरीत गुणों का पाया जाना, वो होगा साथियों प्रतिगमन। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रखा? कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसे नियम के कारण। किस कारण से होते हैं? विविधता के नियम से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही नहीं रहेगा। वो विपरीत गुणों के लिए है, गुणों की बात है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है वो दोनों से अलग बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसको अपन यहाँ पे ठीक ऑप्शन मानेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है 7वां प्रश्न,
विभिन्न मानव समूहों के बीच देखे जाने वाले अंतर सामान्यतः होते हैं। 1 आनुवांशिक, 2 सांस्कृतिक, 3 कृत्रिम या 4 वंशानुक्रम। जो विभिन्न मानव समूहों के बीच देखे जाने वाले जो अंतर होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, सामान्य तौर पर पूछा है, कोई उसमें लॉजिक आपको नहीं लगाना है। तो अनुवांशिक जो है वो साइंस की बात है, वंशानुक्रम वो भी साइंस की बात है, कृत्रिम वगैरह कुछ कृत्रिम यानी दिखावटी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अंतर कौन सा होता है, सामान्यतः सांस्कृतिक अंतर होता है। प्रत्येक समूह की जो है वो संस्कृति अलग होती है। जोधपुर की संस्कृति अलग है, झुंझुनू की अलग है, जयपुर की संस्कृति थोड़ी अलग है, दिल्ली की अलग है, यूपी बिहार की अलग है, ठीक है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों की संस्कृतियां भी अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पे उत्तर अपना ठीक रहेगा। और संस्कृति भी जो है मानव विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती है, जो कि वातावरण वाले कारक में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 8वां अपना प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उचित है। 1 विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 3 विकास एकल आयामी है। 4 विकास पृथक होता है। तो साथियों यहाँ पे बोला क्या है आपको कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो देखिए साथियों, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और जन्म के पहले ही ये गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं वो विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक ये दोनों के दोनों जो कारक हैं ये किस में आएंगे, वातावरण में। और साथियों जो आपका व्यक्तित्व होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो वातावरण में ही दोनों कारक आएंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। आगे है, विकास एक आयामी है, तो ऐसा नहीं है, बहुआयामी होता है विकास। और ऑप्शन 4 है, विकास पृथक होता है, अलग होता है, तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं सही। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही, इसका उत्तर जो है वो बिल्कुल रहेगा। अगला अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। 1 केवल वंशानुक्रम, 2 केवल वातावरण, 3 वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों, या 4 उपयुक्त सभी। देखिए साथियों, ऑप्शन देख के हमेशा उत्तर देना है आपको। ये प्रश्न जो है वो सबसे सरल प्रश्न इस टेस्ट का अपन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं, देखिए प्रश्न पढ़ा, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं केवल वंशानुक्रम, इसको टिक कर देंगे जल्दी से, बिल्कुल, यानी वंशानुक्रम प्रभावित करता है तो आगे पढ़ेंगे ही नहीं, इसको सही कर देंगे। दूसरा, केवल वातावरण, ये भी सही है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों, ये भी सही है। और फिर ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। तो देखिए, उपयुक्त सभी की बात अगर की जाए तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, केवल वंशानुक्रम और केवल वातावरण, तो ये सही नहीं है ऑप्शन वैसे। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर अपना माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो वो ठीक यहाँ पे रहेगा। चलिए 10वां अपना प्रश्न है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। 1 वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। दूसरा, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। और चौथा, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो इसका उत्तर साथियों कौन सा होगा 10 के प्रश्न का, कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। तो वंशानुक्रम जो है वो लिंग का निर्धारण करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये भी निर्धारित करता है। ठीक है, तो सही बात है। तो दूसरा, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बिल्कुल सही बात है। जीन्स जो है वो प्रभावित करते हैं इस चीज़ को, और जो कि वंशानुक्रम से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। कथन है आपका विकास से संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित। फिर है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। वंशानुक्रम जो है वही जो है वो ये डिसाइड करता है कि बच्चे जुड़वा होंगे या नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, रुचि वगैरह, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं जो है वो वंशानुक्रम में सम्मिलित होती हैं, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, पसंद नापसंद, ये जो है
आगे जब वो बड़ा होता जाता है तो वो अपने आप हर व्यक्ति की में ये अलग अलग होती है, तो इसमें वंशानुक्रम का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये ज़रूरी थोड़ी है कि पिता जो है उसको अगर गुलाब जामुन पसंद है तो बेटे को ही गुलाब जामुन पसंद होगा या बेटी को ही गुलाब जामुन पसंद होगा। ऐसा नहीं है, बेटी को हो सकता है पेड़ा पसंद हो या रसगुल्ला पसंद हो, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग रुचियाँ हैं, पसंद है नापसंद है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वंशानुक्रम से संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला अपना प्रश्न है कि 11वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसका है? ठीक है, सॉरी, यह कथन किसका है ये नहीं बताना कि यह कथन ठीक है या नहीं है, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न है, ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। दूसरा, यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है, ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और चौथा ऑप्शन है, ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। देखिए साथियों, ये वाला ऑप्शन जो आपका ये दूसरे वाला जो ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा। और कैसे हुआ देखिए बताता हूँ मैं आपको कि पहली लाइन क्या बोल रखी है कि वातावरण के घटकों में व्यक्ति के आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि अपने को पता है कि व्यक्तित्व किसका रूप होता है, यानी व्यक्तित्व होता है वातावरण गुणा वंशानुक्रम। तो वातावरण की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वातावरण वाला घटक अगर 0 है तो व्यक्तित्व 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। यहाँ पे ये जो कथन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं हुआ? 4 इसलिए नहीं हुआ, इसने ये तो बात ठीक लिख रखी है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसका कारण गलत दे रखा है। कारण क्या दे रखा है? क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। भाई कम योगदान नहीं करते हैं, बहुत सारा योगदान करते हैं, इसलिए ये बात गलत है। इसकी कारण इसका गलत है। यहाँ पे कारण भी सही है और ये ठीक नहीं है, ये बात भी सही है। ठीक है साथियों, तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। साथियों, ये प्रश्न आपको पसंद आया हो और आप चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं। प्रत्येक सुबह 7 बजे आपको टेस्ट मिलता है। और साथियों ये टेस्ट सीरीज़ ऐसे ही अनवरत रूप से चलती रहेगी और आपको ऐसे ही प्रश्न, शानदार प्रश्न मिलते रहेंगे अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं और वीडियोज़ को शेयर करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए अगला अपना प्रश्न है कि 12वां प्रश्न है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते भी हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। 1 आनुवंशिकता और पर्यावरण, 2 वृद्धि और विकास, 3 अनुशासन और पौष्टिकता और 4 स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। देखिए साथियों, यहाँ पे उस बच्ची के जो माता पिता हैं वो दोनों भी खिलाड़ी हैं, तो उनसे वो जो संतान हुई वो भी खिलाड़ी बनना चाहती है और उसकी असाधारण योग्यता का प्रदर्शन भी वो करती है, यानी कि वो उसको आनुवांशिक रूप से मिला हुआ है। ठीक है, एक बात तो आनुवांशिकता वाली सही है। दूसरा, पर्यावरण भी उसको प्रभावित करेगा क्योंकि उसको प्रशिक्षण देने के लिए भेजते हैं, उसको इस प्रकार का माहौल देते हैं और खुद भी प्रशिक्षण देते हैं सप्ताह के अंत में, यानी संडे को जब अन्य प्रशिक्षण देने वाले छुट्टी पे होते हैं तो वो खुद प्रशिक्षण उसको देते हैं। तो ये पर्यावरण भी उसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। दूसरा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो जो चौथा प्रश्न है अपन को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यही वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे साथियों सही रहेगा। बाकी आपको सही नज़र नहीं आएंगे, थोड़ी थोड़ी गलती सब में है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे कि क्या गलती है इनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है अपना, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न और लैंग्वेज को देखिए कैसे घुमाया है।
1 भिन्नता का नियम, 2 प्रत्यागमन का नियम, 3 बीजकोष की निरंतरता का नियम या 4 जीव सांख्यिकी का नियम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका प्रत्यागमन का नियम। चलिए, प्रत्यागमन के नियम का मतलब क्या है? विपरीत गुणों का पाया जाना। विपरीत गुणों का पाया जाना क्या है? पाया जाना, यही क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम। अब देखिए विपरीत गुण कैसे हैं? प्रतिभाशाली तो है माता पिता, उससे तो क्या हो रहा है? कम प्रतिभाशाली वाला बच्चा, तो ये भाई विपरीत गुण हो गया। दूसरा, निम्न कोटि के माता पिता हैं, उससे कम निम्न कोटि यानी उच्च कोटि का बच्चा हो रहा है, तो ये भी क्या है? आपका एक विपरीत गुण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगला अपना प्रश्न है 15वां कि अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता होती है। वुडवर्थ के अनुसार उपरोक्त कथन में धरती किससे संबंधित है? बालक के वातावरण से, बालक के वंशानुक्रम से, 3 वातावरण वंशानुक्रम दोनों से, या 4 बालक की शिक्षा से। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अच्छी उपज के लिए बोल रखा है कि अच्छा बीज और अच्छी धरती होना आवश्यक है। यानी अच्छा बीज तो यहाँ पे आनुवांशिकता या जीन्स को बोला गया है, और धरती किसको बोला गया है साथियों? वातावरण को बोला गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वही इसका उत्तर अपना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या अभिप्रेरणा का नियम? तो साथियों देखते ही पता लगेगा, अभिप्रेरणा का कोई भी नियम नहीं है वंशानुक्रम में। समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन के नियम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रोज का, सिगमंड फ्राइड का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए साथियों, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, रोज का ये कथन है। रोज क्या बोलते हैं कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये वाला जो कथन है किसका होगा? आपका JS रोज का है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। 18वां अपना प्रश्न है कि बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। आनुवांशिकता, संस्कृति, समुदाय या समाज? तो बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि जो है वो किसका परिणाम है? एक तो पर्यावरण दे रखा है, दूसरा क्या होगा आपका? आनुवांशिकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 19वां अपना प्रश्न, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? साथियों रीट 2018 लेवल 2 साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न आया था। तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी अपने को करने चाहिए, और अपनी टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है। इसमें सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, मीडियम टाइप के भी हैं, टफ भी हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस भी हैं। बहुत ही यानी बिल्कुल परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ही ये टेस्ट सीरीज जो वो तैयार की गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 साथियों यहाँ पे क्या रहेगा? आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन जो है वो आनुवांशिकता की इकाई माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। 20वां प्रश्न है, जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? 1 वातावरण, 2 कोशिकाएं, 3 समाज, या 4 जीन्स? जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है साथियों? जीन्स होंगे। वातावरण आपको नहीं करना है यहाँ पे, गुणों के विकास के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जीन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए 21वां अपना प्रश्न है, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह निम्न का हिस्सा है? आनुवांशिकता, प्रसव पूर्व पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण? साथियों प्रश्न क्या है? धर्म किसका हिस्सा है, यही अपना प्रश्न है, सिंपल सा। बाकी बीच की लाइनें फालतू हैं, ध्यान से देखेंगे। तो धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह निम्न का हिस्सा है। तो धर्म निम्न का हिस्सा है सामाजिक पर्यावरण का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बीच वाली लाइनों को अगर बच्चे से जो है आप समझ पाए होंगे तो बड़े ही आसानी से इसका उत्तर भी दे पाए होंगे। 22वां अपना प्रश्न कि मानव युग्मज में शामिल हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, 21 जोड़ी गुणसूत्र, 46 जोड़ी गुणसूत्र, या 42 जोड़ी गुणसूत्र? देखिए साथियों 23 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो इसका उत्तर होगा, क्योंकि अपन जानते टोटल 46 गुणसूत्र होते, 46 जोड़ी नहीं होते। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पे आएगा। टोटल 46 गुणसूत्र हैं, 2-2 के जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, इसलिए 23 जोड़ी गुणसूत्र रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना 23वां प्रश्न है, किसी की नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित होता है? वातावरण, संस्कृति, आनुवांशिकता या भूगोल?
देखिए साथियों, किसी व्यक्ति की नाक तो होती है तीखी, किसी व्यक्ति की नाक जो वो आगे से थोड़ी चौड़ी होती है, किसी की नुकीली होती है, किसी की तोते के समान होती है। अलग अलग प्रकार की नाक होती हैं और सुंदर भी होती हैं, कुछ सुंदर लगती हैं, कुछ थोड़ी कम सुंदर लगती हैं। तो आप सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को, तो ये जो है निर्धारित कैसे होता है ये आप बताइए। पहला है वातावरण, दूसरा संस्कृति, तीसरा आनुवंशिकता या चौथा भूगोल। तो यहाँ पे साथियों भूगोल का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो भूगोल तो नहीं होगा, चौथा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अब आनुवंशिकता और वातावरण संस्कृति भी प्रभावित नहीं करेगी, भाई संस्कृति भी इसको प्रभावित नहीं करती। ये थोड़ी है कि इस संस्कृति हिंदू धर्म में तो जो है, हिंदू संस्कृति में तो जो है नाक तीखी होगी और आपके क्रिश्चियन संस्कृति में नाक चौड़ी होगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो दो ऑप्शन बच गए, वातावरण और आनुवंशिकता। तो यहाँ पे जो उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा आपका आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो है वही निर्धारित करती है कि नाक का आकार कैसा होगा। भाई आपकी मम्मी पापा की जो नाक का आकार है लगभग वैसा ही आकार आपका भी पाया जाएगा, ठीक है, या तो मम्मी पर या पापा पर लगभग ऐसा ही होता है। अगर बिल्कुल विपरीत गुण है तो वो क्या, प्रत्यागमन का नियम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भिन्न है तो वो विभिन्नता का नियम हो जाएगा, विविधता का नियम भी जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 यहाँ पे ठीक रहेगा। चलिए, इतना बढ़िया प्रश्न था और आसानी से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है 24 का प्रश्न, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल प्रक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। दूसरा, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। चौथा ऑप्शन, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तीसरा भी सही नहीं है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता, तो ऐसा भी नहीं है, वातावरण भी होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल सही है। वैसे अपन पढ़ते ही बता पाएंगे कि एक ही सही है, लेकिन 3 ऑप्शन और भी तो लिखे आए हुए हैं, तो परीक्षा वाले ने ये 3 प्रश्न जो है वो पढ़ने के लिए दिए होंगे आपको, तो जरूर पढ़ना चाहिए। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही उत्तर आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़िए। अगला अपना प्रश्न 25वां प्रश्न, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता है वह बच्चे ... होते हैं। 1, कम आवेगी। 2, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले। 3, सामाजिक भागीदारी में सफल। या 4, दूसरों के प्रति असहिष्णु। जिस घर में माता पिता में संबंध साथियों अच्छे नहीं होते, हमेशा लड़ाई झिकझिक होती रहती है, तो बच्चा यही देखता है और बच्चा क्या सीखता है, दूसरों के प्रति उसको भी असहिष्णुता का भाव आता है। यानी कि भाई कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपकी मम्मी मान लीजिए हो गई, बच्चे की, सॉरी आपकी नहीं, बच्चे की आप माने, ठीक है, ये बच्चे का पापा हो गया। अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है तो बच्चा ये देख रहा है। अब जब ये बच्चा इस चीज़ को देख रहा है तो ये बच्चा भी यही सीखेगा कि मम्मी जो है उसको तो पापा नहीं अच्छे लगते, दिखते ही नहीं, सुहाते, और जो पापा हैं उसको मम्मी देखते ही गुस्सा आता है, यानी एक दूसरे को दोनों बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ये बच्चा भी यही सीखेगा कि दूसरे व्यक्ति को पसंद करना ही नहीं है, खुद को ही अच्छा मानना है। तो ये बच्चा जो है दूसरों के प्रति क्या हो जाएगा, असहिष्णु, ठीक है, असहिष्णु हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अच्छे से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, दूसरों के प्रति असहिष्णु। तो अपने बच्चों के साथ साथ अगर जो माता पिता वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ये समझिए कि आपको अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना है, ठीक है। अकेले में चाहे आप कुछ भी करते हो, लड़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार आपको दिखाना चाहिए। दूसरी बात, जो कुंवारे हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो उनको भविष्य के लिए शादी की शुभकामनाएं, और उनको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रकार का व्यवहार जो बच्चों के सामने आपको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, वरना अपना समाज जो है वो गलत दिशा में जा सकता है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला अपना प्रश्न है कि एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। 1, आनुवंशिकी। 2, वातावरण। तीसरा, कभी आनुवंशिक तथा कभी वातावरण। और चौथा है आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों। तो एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला जो कारक होगा साथियों वो रहेगा आनुवंशिकी और वातावरण दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आपका रहेगा। और साथियों इसी के साथ आप नेक्स्ट अपने टेस्ट का टॉपिक लिख सकते हैं, छठे टेस्ट का। छठा जो अपना टेस्ट रहेगा साइकोलॉजी का, उसका टॉपिक रहेगा शेषवावस्था।
शेषवावस्था प्लस बाल्यावस्था, इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को अपन लेंगे और दोनों से संबंधित 30 प्रश्न साथियों मैं रखूंगा। आपकी जो किशोरावस्था है वो इसके बाद वाला 7वां जो अपना टेस्ट रहेगा वो भी किशोरावस्था से संबंधित रहेगा और 8वां टेस्ट भी किशोरावस्था से संबंधित रहेगा। किशोरावस्था से संबंधित अपन 60 क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अगला अपना प्रश्न देख लेते हैं 27वां। वंशानुक्रम की समानता का नियम किसके द्वारा दिया गया? सोरेनसन के द्वारा, विजमैन के द्वारा, डार्विन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों वंशानुक्रम की समानता का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया साथियों? वो दिया गया सोरेनसन के द्वारा। स से समानता, स से सोरेनसन, बड़ा सीधा सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 28वां अपना प्रश्न। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम है, यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है, रोस की है, जेम्स ड्रेवर की है या वाटसन की है? तो साथियों ये डेफिनेशन मेरी आपको करवाई हुई है और ये इसका उत्तर रहेगा जेम्स ड्रेवर। यह परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। चलिए अगला प्रश्न है वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, यह डेफिनेशन किसकी? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है, एग्जाम में आ सकती है। 1 रोस, 2 जिस्बर्ट, 3 जेबी वाटसन, 4 हरलॉग। तो ये जो ऑप्शन आपका 3 है ये बिल्कुल सही रहेगा। जेबी वाटसन ने क्या बोला कि वातावरण जो है वो सबसे बड़ा शिक्षक होता है, तो जेबी वाटसन इसका सही उत्तर रहेगा। 30वां अपना प्रश्न है वर्ण संकरता का नियम किसने दिया? विकास से संबंधित यही वृद्धि और विकास से संबंधित वर्ण संकरता का नियम डार्विन ने दिया, मेंडल ने दिया, लेमार्क ने दिया या सोरेनसन ने दिया? तो साथियों वर्ण संकरता वाला मटर के पौधे से संबंधित अपन को पता है और ये नियम किसने दिया है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है 30 में से आपके 30 प्रश्न सही हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो बताइए 30 में से कितने प्रश्न सही हुए और एक दूसरे से तुलना कीजिए कि आप किस स्तर पे हैं। अगर आपके 26 प्लस प्रश्न सही होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी आप लोगों की चल रही है, आप ये मानकर चलिएगा। और भी शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार आप टेस्ट देते रहें। मैं देखिए प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहा हूँ, इसके बाद यूनिट वाइज लूँगा, इसके बाद आपके पूरे संपूर्ण सिलेबस से भी लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करे रखिए और आपका जो तैयारी है वो एक अलग स्तर पे इससे चली जाएगी, यह मेरा मानना है। और ऐसे प्रश्न मेरे हिसाब से आपको अगर आपके सही होते हैं तो आप और भी मोटिवेटेड होते होंगे। डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न थोड़े से जैसे 20-22 भी सही होते हैं तो कोई 15 भी सही होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय है, आप सुधार कर सकते हैं, सुधार करिए, मेहनत करिए, अच्छे सही प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है साथियों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का और टेस्ट सीरीज देने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।